नमस्कार। अभी हम 5 सैनिकों का बलिदान को भूले नहीं थे, उससे देश उभरा नहीं था कि आज फिर 5 हमारे सैनिक शहीद हो गए। हर रोज हमें कोई ना कोई एक सुबह ही खबर मिल जाती है कि फलां जगह सर्च ऑपरेशन हो रहा है, फलां जगह इनकाउंटर हो रहा है। हम जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू प्रोविंस की बात कर रहे हैं। कश्मीर थे तो बहुत पहले सुनते थे, लेकिन अब जम्मू में जो सब कुछ सुनने को आ रहा है। इस वक्त जम्मू में एक जगह नहीं 10 जगह सर्च ऑपरेशन हो रहा है। कहीं आतंकवादी देखे गए हैं, कहीं एनकाउंटर चल रहा है। हर रोज शहादत हमें देने जा रहे हैं। क्यों देने पड़ रही है शहादत? क्या कमी है? आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नाकामयाब हो रही है? और इस पे पॉलिटिकल पार्टीज भी उंगलियां खड़ी कर रही है। आज महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि डीजी पुलिस को सस्पेंड किया जाए, इसको बिल्कुल नौकरी से निकाल दिया जाए। होम मिनिस्टर को कहा है, और उन्होंने सरकार को भी कहा है, होम मिनिस्टर को भी कहा है, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को कहा है कि वैसे राजनीतिक बदले ले रहे हैं, देश के हालात की तरफ नहीं देख रहे हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो चुनाव नहीं हो रहे। अगर चुनाव कराने की बात करते हैं तो यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। क्या चीज सामने आ रही है? जम्मू कश्मीर को क्यों इतने हल्के से लिया जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है, अपोजिशन पार्टीज कह रही है। आज फिर हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब। दीवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी। डॉक्टर साहब, बहुत दुखी हृदय से बात कर रहे हैं आज हम आपसे। और जब भी कोई डिफेंस के बारे में बात होती है तो हम आपको एक तकलीफ देते हैं। आज फिर हमारे 5 जवान शहीद हो गए डोडा, और 32 दिनों में, 32 महीनों में हमने अपने 50 जवानों को खो दिया है। और बिना युद्ध के प्रॉक्सी वार आप कह सकते हैं। बॉर्डर पर जिनको काम करना था वो आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। किस तरह से ये चलेगा? किस तरह, क्या कमी क्या है? कहां आके हमारे सुरक्षा बल, हमारे सैनिक रुके हुए हैं? कहीं कमी है? कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस में कमी है, या क्या प्रॉब्लम है? देखिए आदर्श जी, ये जो आपने प्रश्न रेज किया कि क्या कमी है, अगर आप मेरे को रक्षा विशेषज्ञ के मामले में बात करते हैं तो देखिए, इसको हम कमी नहीं बोल सकते। ये एक चेस की लड़ाई है। जैसे चेस में चाल चलते हैं, स्ट्रैटेजी बदलती है, उसी तरह से ये टेररिज्म भी एक किस्म की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये भी एक किस्म की लड़ाई है, जो एक डायनामिक गेम है। और इसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो भी डायनामिक रहती है, काइनेटिक रहती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है, या पाकिस्तान पर से है, या उसके सपोर्ट करने वाले चाइना है, सीआई के लोग हैं, जॉर्ज सरोस है, ध्रुव राठी है, यहाँ इवन वेस्टर्न मीडिया है, यहाँ आपके नेट क्लिक्स वाले लोग हैं, या फिर और जितने बाकी जो लोग हैं जो भारत को आगे नहीं जाना चाहते, वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है ये भारत ने जबरदस्ती पकड़ कर रखा है, ये पाकिस्तान का होना चाहिए। तो उस चीज को, पॉट को बॉयल करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई अभी यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हुई है और कुछ जगह पे 80% तक इलेक्शन हुई है, जो पहले आज तक कभी हुआ नहीं था, और अभी विधानसभा की इलेक्शन भी होने जा रही हैं। तो उनको लगा कि इस किस्म का, इसको पॉट को बॉइलिंग में रखो। उसके लिए उन्होंने एक बड़ी सोची समझी एक स्ट्रेटजी के तहत एक साजिश रची है। उन्होंने बोला भाई कश्मीर में तो हम कुछ कर नहीं पा रहे 370 जाने के बाद। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया राजौरी पुंछ, वहां भी पकड़े गए। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को रिएक्टिव मोड में रहना पड़ता है, क्योंकि इनिशिएटिव उनके पास है। अब दोनों जगह फंस गए। प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाता है, शपथ ग्रहण समारोह के अगेंस्ट उस वक्त हमें पता लगा कि उन्होंने रियासी अटैक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन रियासी अटैक हुआ है, और वो बिल्कुल सोचे समझे सुनियोजित तरीके से उसकी रेकी की गई, प्लानिंग करी गई, सब कुछ हुआ। जो बाद में इवन एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा है, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये हमें खबर मिली थी कि लोगों ने ऐसा किया है, परंतु खबर कब मिली? कांड होने के बाद। यानी कि हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं थी। उसके बाद जो छुटपुट घटनाएं होती है, कूटा में, अपना क्या नाम इसका, कठुआ में, फिर उसके बाद राजबाग में,
बसंतगढ़ में, दुदू में, डोडा में जो टीओबी के ऊपर अटैक होता है, जब एक वर्ल्ड के उसकी इंडस वाटर ट्रीटी की जो डेलीगेशन आया था इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर का, तो हमें ये लगा कि ये छोटी मोटी जो हरकतें हो रही है ये बेसिकली एक रिएक्टिव मेजर में हो रही है, क्योंकि यहां से इन्फिल्ट्रेशन रूट है उनके जाने का और वो ना चाहते हुए भी ये कर रहे हैं। परंतु जब ये घटना हमारी मछेड़ी की होती है, मछेड़ी जो जगह है बिल्कुल प्लान तरीके से एक जो टेम्पो वाले ने आगे आर्मी गाड़ियों को रोका, फिर उनको कहां कहां से अटैक किया गया। उसके बाद कल रात को जो ये अभी देसा फॉरेस्ट के अंदर भगवा एरिया के आसपास जो यहाँ पे हरकत होती है, तो ये दो चीजें जो है ये किस्म का क्या कहते हैं एक वार्निंग बेल दे रही है हमको। और अगर आपने सुबह की खबर पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि सर्चेस जारी हैं अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, कानाचक के पास और ठाठी के पास, प्लस रियासी डिस्ट्रिक्ट में पौनी के पास और डाला टॉप के पास सर्चेस जारी हैं। उसके अलावा कठुआ में भी सर्चेस जारी हैं और दूदू बसंतगढ़ और ये सियोज का जो इलाका है, ये जो भद्रवा के जई वैली के आसपास का इलाका है, यहाँ पे भी सर्चेस जारी हैं, डोडा के इलाके में। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त कंसोलिडेट तरीके से उन्होंने अटैक करना शुरू किया है और सारी की सारी जगह पे, यानी कि जम्मू का शायद एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट खाली बच रहा है और एक शायद थोड़ा सा इवन रामबन डिस्ट्रिक्ट भी उसमें आ जाता है, हालांकि वो डोडा से लगता डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको छोड़ के सब कुछ सबके सब इलाके में है। और दूसरा तो बात यह है कि इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और इनको भी पता है कि जो लखनपुर से लेके जो हाईवे है वो सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में है, तो वहां पे कोई इवेंट नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा नहीं कि वहां इवेंट नहीं हुए, पठानकोट हुआ, लखनपुर हुआ, सांबा हुआ, कालूचक हुआ, नगरोटा हुआ, पर इस वक्त सारे के सारे इवेंट जो हैं वो ईस्टर्न साइड में है या नॉर्दर्न साइड में, एटलीस्ट 50 to 100 किलोमीटर अवे। तो इसका मतलब ये सोची साझी चीज है। तो मछेड़ी में हमें एक वार्निंग बेल मिली कि उन्होंने कैसे सोच के तरीका किया, सेम एज जो उन्होंने रियासी में किया था 9 जून को। मगर कल वाला जो इवेंट है, यहां का जो हमने अभी तक एनालिसिस किया है, ऑपरेशन चल रहा है, बंदे जो है बिल्कुल 100% ट्रेंड है। ट्रेनिंग कहाँ की है? अफगानिस्तान में, और वहां पे जो जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, जो वहां के जंगल पहाड़ ज्यादा मुश्किल है यहां से, तो ट्रेनिंग वहां की है। और क्या कैरी कर रहे हैं? सोफिस्टिकेटेड वेपन लाइक M9 कार्बाइन, IR स्कैनर्स, बॉडी कैम्स और सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट फोन जो चाइनीज आर्मी यूज करती है, और वो रियल टाइम पे जो वारदात कर रहे हैं उसको रिले कर रहे हैं। फिर वो बंदे, मैंने बोला कंसोलिडेशन और कॉन्वर्सेशन की जो इनकी पॉलिसी थी, ये आदमी इस इलाके में काफी दिनों से रह रहे थे बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका बन के, और उतने देर में वो रेकी कर रहे थे, देख रहे थे कि पुलिस कहाँ है, आर्मी कहाँ है, कहाँ से क्या मूवमेंट है, वो सारी चीजें पता कर रहे थे और वेट कर रहे थे कब उनको हुक्म मिलता है अपने आकाओं से कि वारदात करने के लिए। अब जो जो एरियाज में यहाँ बैठे हुए हैं ये, हालांकि अभी हमने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी चल रही है, तो उसके साथ साथ में जो आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है उसको भी इन्होंने सैचुरेट किया है, यानी कि रॉन्ग सिग्नल देके, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके, ताकि आर्मी के लोग उस पर्टिकुलर एरिया में जाएं और वहां ये घात लगा के बैठे हुए हैं। और इन्होंने एरियाज कौन से चुने हैं? जहां से पूरे इलाके का रास्ता है। इसका मतलब यहाँ वहां पे वो काफी दिनों से रुके हुए हैं, कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स उनको असिस्ट कर रहे हैं, और इस किस्म की जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है ताकि पूरे का पूरा जम्मू को पूरा डिस्टर्ब किया जा सके। तो ये वाला जो इलाका हमने जो पता चला है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। लेकिन इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब, हमें अग्निवीर पे और सेना की कमी के ऊपर भी बात सामने आ रही है। जिस तरह से आपने कहा कि वो वेल ट्रेंड है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उनके पास, दूसरी तरफ हम 4 साल के लिए अग्निवीर को आप ला रहे हैं, वो इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, और हमारे पास तो इस वक्त सेना में बहुत जगह भी खाली है, उसको भी सैनिकों की कमी भी है, सेना के अंदर आर्मी की बहुत कमी है। अगर जब जिस तरह आपने पहले भी एक बार बताया था कि गलवान के बाद यहाँ से काफी हमारे आर्मी ट्रुप्स को शिफ्ट किया गया होंगे, तो ये सब चीजें क्या पाकिस्तान को, जिसे हम बड़ा छोटा सा समझते रहे हैं, एक मामूली सा देश है, जब चाहे उसे हम कुचल देंगे, उसको समझते नहीं थे, लेकिन ये सब चीज की कमियां जो है वो उतनी सामने आ रही कि उसकी वजह से हम पे हावी हो रहा है। देखिए, कमियां जो है स्ट्रेंथ की वजह से नहीं है, कमियां जो हैं यहाँ अग्निवीर की वजह से नहीं है। कमियां जो हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आपने भी अभी ये उसका बात करी कि हमने यहाँ से फॉर्मेशन निकाल के, सेक्टर्स RR के निकाल के, एक डिविजन निकाल के हमने शिफ्ट किए हैं चाइना बॉर्डर पर। तो चाइना को वहां पे भी सेक लग रहा है, तो वो चाहते हैं कि वहां से उनका प्रेशर रिलीज किया जाए। तो उसका भी एक तरीका, उसका एक रीजन ये भी है कि जो अभी पूरा पॉट बॉयल किया जा रहा है, उसका भी रीजन है।
अभी कमी अब मैं नहीं बोलूंगा इसको, अभी हमें स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। और अगर सुबह की खबर आप देखें पेपर्स के अंदर तो बता, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमने ग्रिडिंग करनी है पूरे इलाके की। देखो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, और यहाँ पे 2 या 3 के ग्रुप में अगर टेररिस्ट घूम रहे हैं 4, 5, 6 जगह पे, इट इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयरस्टाइल। तो इतना आसान काम नहीं है। तो मगर उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं अभी उस पर आऊंगा। एक चीज तो इसमें मैं थोड़ा सा और भी जानना चाहूंगा, कितने टेररिस्ट होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे? बिल्कुल, हमारे पास तो हजारों लाखों के हिसाब से सब है। नीडल्स क्या ढूंढनी है? इतने मतलब एक 40-50 टेररिस्ट जो है हमारे जवानों को मार के चले जाते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये 2-2, 3-3 के ग्रुप में जगह जगह फैले हुए हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि क्योंकि इन्होंने पहले वहां पे, जैसे मैंने बोला, पॉलिसी है कंजर्वेशन एंड कंसोलिडेशन की, वो ऑलरेडी बैठे हैं, उनको पता है आर्मी कहाँ है, पुलिस कहाँ पे है। और जैसे हमने बताया, जब यहाँ से ट्रुप्स को मूव किया गया तो काफी सारी पिकेट्स, पुलिस चौकियां जो थी वो विकेट कर दी गई थी। तो अब उनको वो पता है, उनको वो डॉज करेंगे। और क्या डॉज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी के घर में भी रह रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है। अब वो कौन है, उसका पता कैसे चलाया जाए? उसका पता करने का तरीका एक ही है कि हमारी आर्मी की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको सुदृढ़ किया जाए। इंस्टेड ऑफ की बूट्स ऑन ग्राउंड, हालांकि जो मुझे बताया गया है कि बहुत सारी आईटीबीपी की यूनिट्स मूव की जा रही हैं, बीएसएफ की मूवमेंट्स यूनिट्स को मूव किया जा रहा है इधर, और कुछ पैरा कमांडो भी लगे हैं, विकास बटालियंस भी मूव की जा रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो ठीक है, उनका जो एक काइनेटिक देना है मिलिट्री रिस्पॉन्स, उसके लिए जरूरी है। परंतु एट द सेम टाइम मैं कहता हूं कि 40 साल हो गए हमको करते हुए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं थी, और इसका भी 100% सोल्यूशन मिलिट्री नहीं हो सकता। तो मिलिट्री का जो होना चाहिए था, मेरे ख्याल में, दैट इज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, मे बी इट हैज कम डाउन टू 40%, 50%। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन, खैर गवर्नमेंट तो उसको मल कर रही होगी उसके ऊपर, बट जो मिलिट्री की बात है, तो जो सुबह खबर मिली है कि इन्होंने 50 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है, वहां ग्रिडिंग करी है, और उसको एक एक ग्रिड करके उसको सफाया करते जाएंगे, प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। फिर उसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, चाहे वो अटैक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स में हो, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में हो, तो मरते तो सिविलियंस भी है ना वहां पे। अब सिविलियंस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को पनाह ना दें, और ऐसे लोगों की खबर मिलते ही वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करें। तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए जो हमारे डीजीपी साहब अगर करें या आर्मी वाले करें, कि एक कोई हेल्पलाइन, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 100 आप पुलिस हेल्पलाइन आपको फटाफट मिलती है, उसी तरह से एक काउंटर टेररिस्ट हेल्पलाइन भी बनाइए, या और कोई तरीके बनाइए, वीडीसीज को आगे करिए, एक्स सर्विसमैन जो है उनके साथ एंगेज करिए। अगर सिविलियन आपको खबर देने में डरता है, कम से कम एक्स सर्विसमैन जो फौज में 20-30 साल की नौकरी कर चुका है और पेट्रियोटिक भी है, वो तो आगे हल्के से बता जाएगा आपको कहां पे टेररिस्ट हैं, और एक्शनेबल हिंट मिलेगी आपको। तो इस किस्म के मेजर अगर आप करें तो आई एम श्योर इनका सफाया हो सकता है। अब जैसे हमने कश्मीर और रजौरी पुंछ में भी कंट्रोल किया है, आई एम श्योर ये भी 1-2-4 दिन में ये भी कंट्रोल हो जाएगा। आपने बीडीसी की बात की, बीडीसी हमने कुछ पॉइंट्स पे रखे थे वहां पे, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक ज्यादा हो रहे थे। अब चूंकि सब जगह पूरे जम्मू प्रोविंस में बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है फिर दोबारा वीडीसी को? हर देखिए, वीडीसी का जो कॉन्सेप्ट था, ये पुलिस वालों ने स्टार्ट किया था, कुछ को वेपन्स भी दिए गए थे, और के उनको राइफल दे दी। एग्जैक्टली, और साथ में वहां पे बहुत सारी धांधलियां भी हुई थी, और ये पुलिस के अंडर था। मेरे ख्याल में ये एक किस्म की एक सेमी मिलिट्री फोर्स बनानी चाहिए, जो शायद गांव के सरपंच के अंडर हो और कोऑर्डिनेटेड बाय आर्मी हो एंड नॉट बाय पुलिस। तो आर्मी के साथ अगर कोऑर्डिनेटेड उनका रहेगा, मान लीजिए वो हफ्ते में एक दिन भी आर्मी की यूनिट में, आप जो भी कंपनी ऑपरेटिंग बेस होता है आरआर का या किसी फॉर्मेशन का यूनिट का है, तो वहां पे अगर वो जाते हैं, 10 बंदे जाते हैं, सीएसडी का सामान लेने जाते हैं, लिकर कलेक्ट करने जाते हैं, तो हल्के से आप खबर भी दें कि कल रात से फलाने घर में एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो काफी कारगर सिद्ध होगा। तो उस चीज को मैंने स्टडी किया है, वीडीसी सिस्टम जो ऑलरेडी इनफैक्ट आई वुड से फेल हो गया ऑलरेडी, कुछ जगह फिर से दोबारा लोग आगे आ रहे हैं, पर इसको एक स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग भी, जैसे अभी भालड़ा में हम पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स एंड जो डीएसपी जो नए केपीएस जेकेपीएस के आगे आते हैं, उनकी ट्रेनिंग करना है। मैंने वो ट्रेनिंग भी देखी है जाके, एंड वो बड़े खुश हैं कि सर हमसे इतनी सख्त ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो मैं चाहता हूँ ये काम तो पुलिस का है ना, ये आर्मी का काम तो है नहीं। आर्मी को तो इसलिए बुलाया गया कि पुलिस के हाथ से बाहर निकल गई कैपेबिलिटी, तो अगर पुलिस को भी उतना ही ट्रेन करें और ये वीडीसीज को भी उसमें इंटीग्रेट करें
और टू बिगिन विद आर्मी इसको कंट्रोल करे, तो आई एम श्योर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस का जो एस्पेक्ट है वो हमारी फौज के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा और टेररिस्ट का पक्का सफाया होगा। डेविड साहब, एक मांग ये भी उठ रही है कि ये मिलिट्री सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पैड तबाह करने की बात कर रहे हैं, फिर एक बार वो उनके घर में घुसकर उनको मारने की बात कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। उड़ी में हमने किया, बालाकोट में किया, पाकिस्तान को समझ में आ गई भाई ये क्या है, अब इसको दोबारा करने की जरूरत है। बट इसको करने से पहले अब हमारा जो कद है इंटरनेशनल लेवल में वो काफी ऊंचा उठ चुका है। अब हम इस किस्म की अगर कोई वारदात करते हैं तो हमें बहुत सोच के करनी पड़ेगी, हालांकि इसकी जरूरत है। जितने भी लॉन्च पैड हमने आइडेंटिफाई करे हुए हैं, इनफैक्ट क्या जगह नाम है, मानशेरा, ये जोड़िया के ऑपोजिट कहीं पे जगह है, वहां पे 100% इंटेलिजेंस हमारे पास है कि वहां एक लॉन्च पैड है, वहां पे कम से कम 75 जो उग्रवादी हैं वो क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। एयरफोर्स सक्षम है, आर्मी सक्षम है, दोनों तरफ से काम हो सकता है। परंतु इस वक्त जो सिनेरियो, इंटरनेशनल सिनेरियो है, उसमें हमें बड़ा सोच के करना पड़ेगा। ये फॉरेन ऑफिस ये भी तो हम सहन कर सकते हैं कि हम कद को मापते रहे और हमारे जवान शहीद होते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो एक सही डैमेज हो रही है। अब अपने जवानों के मार्टियर होना है, उनको श्रद्धांजलि देना है, ये एक नॉर्मल नहीं बन सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना है, वो एक रिस्पॉन्स वो हो सकता है। प्लस बाकी और भी बड़े तरीके हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एम श्योर कर रही है। जैसे आपने सुना है कि भाई अफगानिस्तान में, करेक्शन, कनाडा में, अमेरिका में खालिस्तानियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो भी एंटी इंडिया तंजीमों के हेड्स हैं उनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है। अब इसको मानेगा तो कोई नहीं। जयशंकर साहब ने भी इंटरव्यू में बोला कि अगर कोई बात इंटेलिजेंस एजेंसी की होती है, फॉरेन ऑफिस कमेंट नहीं करेगा। अब हमने बोलते हैं, हमें आज तो यही लगा कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे रॉ है जिसको बोला जा रहा है कि वो करवा रहे हैं, उनको तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे गुजराल साहब, उन्होंने तो खत्म कर दिया था। अब वो सबसे बड़ी गलती थी, और अगर उसको दोबारा सुदृढ़ कर दिया गया है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन टू से दैट, क्योंकि अगर हमारे बंदे कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। तो इस तरह से पाकिस्तान को तो हम सबक सिखा दें, तो अब पाकिस्तान से चाइना भी जुड़ गया है, और हमने पता है फंडिंग कैसे होती है। हमने उनकी शेल कंपनियां गुड़गांव में पकड़ी हैं, मजनू के टीला में पकड़ी हैं, नेटफ्लिक्स को हमने पकड़ा है चाइना की तरफ से। उसी तरह से जॉर्ज सोरोस के कैसे हमारे पॉलिटिशियंस को अपनी जेब में डालते हैं, ध्रुव राठी कैसे नैरेटिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न मीडिया, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, ये मिलकर के कैसे एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं, ताकि वो लोगों को बताते हैं भाई इंडियन आर्मी जो है ये आपके खिलाफ है, भारत की जो ताकत है वो आपके खिलाफ है, विच इज नॉट करेक्ट। अभी 13 जुलाई को आपने देखा, उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला अगेंस्ट दी एनहांसमेंट ऑफ पावर्स ऑफ एलजी। बड़ा सही बात थी वो, कि भाई उनको लगा कि डेमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए। अगर उनको किया गया तो देयर इज अ रीजन फॉर इट, पर दिखाया क्या गया कि पूरे कश्मीर में अनरेस्ट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या कर दी। फिर उन्होंने, लोगों ने उसको काउंटर नैरेटिव बना के असली पिक्चर्स वीडियो पे दिखाई हैं सोशल मीडिया, जो हमने देखी। कोई अनरेस्ट नहीं था। ठीक है, एक जगह पे उन्होंने अपनी बैठक करी है एनसी ने या पीडीपी ने, बट दैट डजंट मीन कि पूरी वैली में अनरेस्ट हो गया। और वो 13 जुलाई की जो मार्टियर्स डे दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, जो छुट्टी हमने बंद करी थी, तो काफी सारी बात चली। तो इस किस्म के नैरेटिव क्रिएट करते हैं, तो अब हमें उनसे भी लड़ने की जरूरत है, सो दैट हमारी जो फाइट टू टेररिज्म फाइट अगेंस्ट फाइट है उसमें हम सक्सेसफुल हैं। आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम किसी भी तरह से इन जवानों की शहादत है वैसे बेकार नहीं जाने देंगे, बदल लेंगे। और एलजी को भी आज सुबह बात की है उन्होंने, और एलजी ने भी कहा है कि डीजी से बात की है कि जिस तरह भी हो सकता है इनको हम छोड़ेंगे नहीं, कॉर्डन ऑफ सारा किया जाएगा। लेकिन यही बात है कि सब, जब भी कोई वारदात होती है, जब भी हमारे जवान शहीद होते हैं, ये सब बातें सुनने में आती हैं, और उसके बाद फिर दूसरे या तीसरे दिन, 5वें दिन, हफ्ते के बाद फिर हमें एक ऐसी खबर मिल जाती है। ये बहुत दुखदायी है। ये दुखदायी बात है, बट फिर भी आपको, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसको इतना इमोशनली मत लें, कि ये काम किस तरीके से होता है उसको पहले जानने की कोशिश करें। जैसे मैं बोल रहा हूं, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पहाड़ों का, जंगलों का, जहां पे इनके छुपने की जगह है, और वहां पे कितनी फोर्स लगा लोगे इसको करने। तो ओनली सोल्यूशन है कि आप जो लड़ाई में जो हम जो भागीदार हैं, जो जनता है, सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं,
वो भी इसके अंदर आके जुड़े और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, अदरवाइज ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ी पते की बात है, जब तक हम इसमें नहीं शामिल होंगे, इस युद्ध में हर एक शहरी का योगदान नहीं होगा, तो हम ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। अगर हमने अपने जवानों की रक्षा करनी है, हमें उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना पड़ेगा यहाँ कौन आया हमारे गांव में, कौन खाना खा के गया है, कौन इस रास्ते से निकल के गया है। जब तक इन बातों को छुपाते रहेंगे तब तक यही कुछ होता रहेगा। प्रीत साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।